Salt is a compound formed from an acid. Is a compound formed from an acid by the replacement of the hydrogen by the replacement of the hydrogen. ऑनलाइन वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है क्लियर? यस सर, अब दे रहा है। By the replacement of the hydrogen in the acid by a metal. In the acid by a metal. ये सॉल्ट की डेफिनेशन है। इसके बाद आप एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड्स salts are formed when acids salts are formed when acids react with bases and acids react with bases. Salts are formed when acids react with bases. Salts are formed when acids react with bases. उसके बाद आप नोट करेंगे नोट करके लिखिएगा salts of hydrochloric acid मतलब HCl are called chlorides. Salts of hydrochloric acid are called chlorides. इसमें क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम सॉल्ट किसी भी एसिड का रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए HCl है, HCl की हेल्प से अगर कोई सॉल्ट बनता है तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाएगा और उस मेटल के साथ में Cl आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड। वैसे भी अगर हम देखें तो HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स के केस में हम ये कहेंगे कि अगर उनके आगे Cl लग रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्लोराइड। ठीक, इसी तरीके से salts of H2SO4, salts of H2SO4 are called sulfates. उनको हम बोलेंगे सल्फेट्स। थर्ड देखिएगा, salts of nitric acid, salts of nitric acid मतलब HNO3, salts of nitric acid are called nitrates. और salts of कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। salts of carbonic acid मतलब H2CO3 are called carbonates, और नेक्स्ट है salts of acetic acid, salts of acetic acid क्या होता है, CH3COOH are called acetates, ACETATES, acetates।
इसके बाद नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर फॉर्मूले, हेडिंग डालेंगे some important salts and some important salts and their formulae. Some important salts and their formulae. इसमें सॉल्ट और फिर फॉर्मूला, एक मतलब टेबल बनाऊंगा, उसमें मैं 15-16 आपको सॉल्ट्स के नाम लिखवाऊंगा और फिर उनके फॉर्मूले क्या हैं वो लिखवाऊंगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले इधर आप लिखेंगे सॉल्ट और फिर इधर सॉल्ट का फॉर्मूला, सॉल्ट और फिर फॉर्मूला। सॉल्ट में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हम जानते हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। अगला मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर तीसरा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। फिर अगला है जिंक क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2। फिर लिखेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये सीधा सीधा है कि जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और सल्फेट की वैलेंसी होती है 2-। तो सोडियम की जो वैलेंसी 1+ है उसको तो लिख देंगे सल्फेट के साथ, SO4 के साथ। ठीक, तो जैसे सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी है 1+ और जो सल्फेट है SO4, इसकी वैलेंसी है 2-। तो ये 2 तो आ जाएगा सोडियम के साथ Na2, और ये 1 आ जाएगा सल्फेट के साथ SO4 के साथ 1 आ गया। तो ये 1 तो लिखा नहीं जाता है ना, तो इसीलिए Na2SO4 लिख दिया सिंपली। छठा लिखेंगे सोडियम सल्फेट हो गया Na2SO4। फिर छठा लिखिएगा पोटेशियम सल्फेट, A2SO4। फिर कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट सीधा सीधा हो जाएगा CaSO4। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 होती है 2+ और सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है 2-। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा सीधा CaSO4 लिखेंगे। बेटा ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट के बाद मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या हो जाएगा MgSO4। रीजन वही कि मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2+ और सल्फेट की वैलेंसी 2-। मैग्नीशियम सल्फेट के बाद में अगला होगा एल्यूमिनियम सल्फेट, फिर जिंक सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। ये क्या हो जाएगा, इधर देखिए
एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3+ और सल्फेट SO4 की वैलेंसी होती है 2-, तो 2 तो आ जाएगा एयर के साथ, 3 आ जाएगा SO4 के साथ। Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट के बाद नेक्स्ट है सर SO4 की क्या होती है? 2-। तो सर मैग्नीशियम सल्फेट में Mg के बाद क्यों है? हाँ वो इसी वजह से है क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+, अच्छा तो उसकी 2, तो 2 से 2 करके एल्यूमिनियम सल्फेट के बाद में बेटा है नेक्स्ट है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट को क्या बोलेंगे ZnSO4। रीजन वही कि जिंक की भी 2 वैलेंसी और SO4 की भी 2 वैलेंसी। जिंक सल्फेट के बाद अगला है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट के बाद अगला है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट को क्या बोलेंगे कि जैसे अमोनियम आयन होता है तो वो है NH4 1+ और सल्फेट का क्या होता है SO4 2-। तो यहाँ पर 2 तो लिख देंगे हम NH4 के साथ और 1 लिख देंगे SO4 के साथ, जो लिखने की जरूरत नहीं होती। तो अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4। अमोनियम सल्फेट के बाद में आप नोट करेंगे नेक्स्ट सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3। रीजन वही कि सोडियम की वैलेंसी 1+ और NO3 यानी कि नाइट्रेट की वैलेंसी 1-। तो 1-1 लिखा नहीं जाता, तो सोडियम के साथ नाइट्रेट का 1 और नाइट्रेट के साथ सोडियम का 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है NaNO3। इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट क्या हो जाएगा कि सर हाँ जी सर यहाँ पर आपने सल्फेट और क्लोराइड से इन्हें करा है सोडियम वगैरह को, तो सर सल्फेट और क्लोराइड सोल्ट है आप सब पूरा वो सोल्ट है सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है ये तो हो गया MgCl2, ये तो सॉल्ट हो गया। ऐसे ही मैग्नीशियम सल्फेट हो गया MgSO4। कुछ और पूछना था? यस सर, सर मैं पूछा था यहाँ सल्फेट सोल्ट है या फिर सर वैसे तो जैसे हमने मैग्नीशियम को सल्फेट से करा, कैल्शियम को सल्फेट से करा, तो सर इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5th से लेकर और 11th तक जितने भी हैं ये सारे के सारे सल्फेट वाले हैं। ये सारे सल्फेट वाले सॉल्ट्स हैं। और ये जो शुरुआत के 4 हैं ये सारे क्लोरीन वाले हैं, क्लोराइड्स। ये HCl से रिएक्शन करने पर बने। और ओके अब जो सर। मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट वो नाइट्रेट वाले कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अब देखिएगा जैसे पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट के बाद में फिर नेक्स्ट है कार्बोनेट्स वाले। किस तरीके से होंगे तो सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसमें हम जानते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है 1+ और कार्बोनेट की वैलेंसी 2-। ये 2 तो इसके साथ आ जाएगा, ये 1 इसके साथ चला जाएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट के बाद में नेक्स्ट है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट में फिर देखिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ और कार्बोनेट यानी कि CO3 की वैलेंसी 2-। ये 2 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर, 2 से 2 कैंसिल, तो सीधा सीधा CaCO3 लिखिए। ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद में जिंक कार्बोनेट 17। सर रेडिकल्स क्या होता है?
रेडिकल्स इस चीज के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो साइंस में मतलब यही केमिस्ट्री है, लेकिन कहाँ पता इस टॉपिक में सही है कि सबकी उसमें वैल्यूज पड़ी थी। क्या पता तो मैंने उसमें पढ़ा था कि जब सर जब एक ऑक्सीजन एटम होता है तो वो एक ऑक्सीजन रेडिकल होता है। जिंक कार्बोनेट जो है, जिंक कार्बोनेट में हम ये कहते हैं कि जैसे जिंक है, जिंक की वैलेंसी भी 2+ और जो कार्बोनेट है, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2-, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया ZnCO3, ZnCO3। ठीक है, अभी बता रहा हूँ रेडिकल। इसका फॉर्मूला में मुझे आ सकता है कि नाम दे दिया। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जिंक का कार्बोनेट सॉल्ट बताइए या जिंक का नाइट्रेट सॉल्ट बताइए, ये पूछा जा सकता है। इसीलिए सारे लिखवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा और कोई आएगा ही नहीं, बस एक और लिखवा रहा हूँ, बस उसके अलावा आपके सिलेबस में और करने लायक कुछ नहीं है। इसमें अपने को ना दे क्या? सॉल्ट अरे नहीं, 18 दे रखे होंगे। नहीं ना अमोनियम क्लोराइड 18 दे रखे हैं पूरे, देखो पहले तो टेबल बनती है इस पर। ओ ये है हाँ, वो टेबल ही करवा रहा हूँ। सर हाँ जी, बोलिए। सर हमारा NH4 अमोनियम होता है, हाँ, तो सर NH3 क्या होता है? NH3 अमोनिया, अभी बता रहा हूँ, वही चीज आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए बस। ये अभी इन्होंने रेडिकल पूछा है ना, अभी वही चीज बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुकिए। है ना 18 है ना? और जरा देखिएगा 18 जो है, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट अकेला एक जो एसिटेट होता है, एसिटेट के सॉल्ट ही कुछ इस तरह से बनते हैं कि उसमें जो एनायन वाला पार्ट है वो पहले लिखा जाता है और कैटायन वाला पार्ट जो है वो बाद में लिखा जाता है। कैसे? जो एसिटेट होता है, एसिटेट में ये होता है बेटा, एनायन वाला पार्ट CH3COO माइनस, और कैटायन वाला पार्ट अगर मैं सोडियम की बात कर रहा हूँ तो Na+। तो ये जो है ना, इसकी वैलेंसी होती है CH3COO, इसकी वैलेंसी 1- होती है, और हमारा जो सोडियम है इसकी वैलेंसी तो 1+ होती है, हमें पता है। ये 1 इसके साथ और ये 1 इसके साथ, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा सीधा CH3COONA, बस इतना, CH3COONA। ठीक है। अब ये सुनिएगा कि रेडिकल क्या होता है। रेडिकल ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ये कहा कि तो कॉमन जो सॉल्ट्स हैं, कॉमन सॉल्ट्स तो यही हैं, ये टोटल 18 सॉल्ट्स हैं जो अपने सिलेबस में है, जो कि कॉमनली यूज्ड हैं। और इनमें से 4 या 5 सॉल्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो उन 4 या 5 सॉल्ट्स, वो 4 या 5 सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, उनकी 4-5 प्रॉपर्टीज बनते कैसे हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है सिलेबस में, और इसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। ठीक, तो जरा देखिएगा, रेडिकल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुमने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, तो वो एक एग्जांपल हो गया, रेडिकल किसी भी एलिमेंट का बन सकता है। हमने ये बोला कि अगर हम ये कहते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम है 1+, सोडियम की वैलेंसी 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2-। ठीक है, तो जब सोडियम 1+ नहीं है, यानी कि जब सिर्फ सोडियम है, जब सिर्फ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अकेले नहीं लिखते, हमेशा O2 लिखते हैं। जब सिर्फ सोडियम है तो वो सोडियम कहलाएगा एलिमेंट, जब सिर्फ ऑक्सीजन है तो वो कहलाएगा एलिमेंट। जब हमने कुछ डोनेट कर दिए इलेक्ट्रॉन या कुछ एक्सेप्ट कर दिए, तब वो कहलाएंगे आयंस, इधर कैटायन और एनायन। उसके बाद जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं ना, Na2O, तो अब इसमें सोडियम रेडिकल और ऑक्सीजन रेडिकल, बस ये कहलाता है, बाकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं। सर मैंने स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेडिकल्स भी होते हैं, सारे किसी को भी बना सभी होते हैं, सभी होते हैं। तो वही चीज है कि जब ये सिंपली हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जब इन्होंने ना तो डोनेट करा है इलेक्ट्रॉन और ना ही एक्सेप्ट करा है, तब तो हम उसको बोल देंगे एलिमेंट। जब वो डोनेट कर देता है तो वो कैटायन हो गया, जब वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एनायन हो गया। उसके बाद जब ये कंबाइन करता है ना, कंबाइन करने के बाद हम ये बोलेंगे कि सोडियम रेडिकल है। कितने रेडिकल है इसके? 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन रेडिकल है, कितने रेडिकल है? 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा हुआ है।
ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज में हम इसको बोलने के लिए ये कह देते हैं कि सोडियम के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम। क्यों? सोडियम के आगे 2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के आगे 1 लिखा हुआ है। ये। तो पर्टिकुलरली रेडिकल आपसे ऐसे पूछा नहीं है, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये तो हमारे जो 18 है ये तो होगा शॉर्ट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट। सर हाँ जी बोलिए। सब अमोनियम और अमोनिया में डिफरेंस बताएं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी तुमने ये भी पूछा था। देखो ऐसा होता है कि एक गैस होती है अमोनिया, NH3। ये गैस तो होती है अमोनिया। अब अमोनिया गैस में ये होता है कि जो हाइड्रोजन रेडिकल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। तो उसको हम ये बोल देते हैं NH4+, NH4 1+। इसको बोल देते हैं अमोनियम आयन। इसका जो प्रोसेस है ना, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, वो हमें समझना भी नहीं है। भाई सीधी सीधी बात ये है कि हम ये कहेंगे कि अब तक तो हम सिर्फ यही पढ़ते आए हैं कि कोई एक एलिमेंट है, वो एक एलिमेंट कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, अब तक तो यही पढ़ते आए हैं। यहाँ पे ये NH3 तो प्रॉपर कंपाउंड है। कंपाउंड में कैसे डोनेशन होता है या एक्सेप्टेंस होता है वो तो हमें पता नहीं, वो भी करने की जरूरत भी नहीं। बस ये याद रखिएगा। भाई जैसे आप ये देखो, जैसे कि हमारे पास ये होता है कार्बोनेट है, तो आप कह रहे हो कार्बोनेट की वैलेंसी 2- है। तो आप कहोगे जी ये आपने बताया नहीं, ये 2- कैसे आया है? इसमें कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। क्या चीज है? तो सीधी सीधी बात इसमें सिर्फ इतनी है कि ये चीज हमको करने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना याद रखना है कि जैसे कार्बोनेट की वैलेंसी 2-, सल्फेट की वैलेंसी 2-, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी 1-। तो ये 3-4 जो है ना, ये हमको याद रखना है। ये बने कैसे इनको देखने की जरूरत नहीं है। और पर्टिकुलरली डिफरेंस की बात करें तो अमोनिया होता है बेटा NH3 और अमोनियम होता है NH4 1+। तो अमोनिया इज अ गैस एंड अमोनियम इज एन आयन। समझ गए? यस सर, क्योंकि इस पे NH3 पे क्वेश्चन आया था हमारा कि NH3 की फॉर्मेशन है, उसमें जब NH3 के जब हम इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्ट्रक्चर बनाता है तो एक लोन पेयर होता है, लोन कौन सा पेयर छूट पेयर? जाता है, लोन पेयर जो किसी के साथ वो नहीं डोनेशन नहीं करती, ठीक ठीक शेयरिंग ठीक ऑफ ठीक ठीक, इलेक्ट्रॉन नहीं हाँ हाँ करती, हाँ हाँ। वो उसका स्ट्रक्चर पूछा गया था हमसे, मैं इसलिए पूछ रहा था सर। ज्यादा ही टफ बना रहे हैं आजकल प्री बोर्ड वाले पेपर। कोई नहीं, ये चीज पूछी नहीं जाती। आप 10 साल के पिछले 10 सालों के पेपर उठाकर देखो, कहीं आपसे ये लोन पेयर शब्द यूज नहीं होगा कहीं पर भी। ओके सर। देखकर उठाकर देखना, मतलब हाँ ये सर, कोई देखिए ऐसा। मैंने। हाँ, ये बना रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल बना रहे हैं पेपर। चलिए जी, अब इसके बाद हाँ, इसके बाद 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो पीएच को लेकर है। कि जैसे मान लीजिए एसिड का पीएच होता है, बेसिस का पीएच होता है, क्या ऐसे सॉल्ट्स का भी कुछ पीएच होता है? तो हेडिंग डालेंगे द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। पिछले 4-5 दिन की क्लास हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई? दिखाई दे रहा है? मतलब वीडियो वगैरह ठीक आ रही है? वहाँ पर देखिए मैंने मेरा वो थोड़ा वैसा था, वो हिल रहा था, आपने ऑब्जर्व किया होगा। वो फिर हिल रहा था, ये फिक्स है। यहाँ लिखने में आसानी है, वहाँ लिखा जाएगा पूरा होगा। हाँ, वो बोर्ड दिख रहा था, पूरा हो रहा था। ये बुरा नहीं, बोर्ड तो नया था, पर वो मतलब हमने दिमाग पर लगवाया नहीं था। वो स्टैंड ले लिया था उसको, उसने बोला कि स्टैंड पर भी ठीक है। पर क्या था कि बीच में लिख रहा था तो ठीक था, इस तरफ लिख रहा था तो वो इधर को ऐसे ऐसे पीछे सपोर्ट नहीं था, और इधर लिख रहा था तो इधर को ऐसे हिलता था। ऐसे मिटाने में भी प्रॉब्लम हुई। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। The pH of salt solutions, इसमें लिखेंगे the aqueous solutions of many salts are neutral
the aqueous solutions of many salts are neutral bracket में having a pH of 7, having a pH of 7, comma, but some salts produce acidic or basic solutions but some salts produce acidic or basic solutions when dissolved in water. When dissolved in water. हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स का तो पीएच जो है वो हमेशा 7 से कम होता है, और जो बेसिस होते हैं बेसिस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। और सॉल्ट्स के बारे में हमने ये देखा है कि सॉल्ट्स का जो पीएच है वो कुछ नहीं होता, 0 होता है, मतलब 7 होता है, सॉरी न्यूट्रल होता है। बेटा 1 मिनट वेट करिए, आ रहा हूँ। तो हमने ये देखा है कि कुछ सॉल्ट सॉल्यूशंस तो, कुछ क्या ज्यादातर सॉल्ट सॉल्यूशंस जो है ना उनका जो नेचर है वो न्यूट्रल नेचर होता है, ना तो एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं। यानी कि जो उनकी पीएच वैल्यू है वो 7 होती है, एग्जैक्टली 7, जैसे कि वाटर की होती है। लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिडिक बन जाते हैं या बेसिक बन जाते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सॉल्ट सॉल्यूशन, इधर मैं लिखूंगा सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इधर पीएच और इधर नेचर। सॉल्ट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका जो पीएच होता है ये होता है 7, तो इसका नेचर क्या हो गया, न्यूट्रल। सोडियम क्लोराइड के अलावा अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अमोनियम क्लोराइड को हमने ना पानी में घोल दिया है ना, पानी में डिसॉल्व कर दिया। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसका पीएच होता है बेटा 6। तो 6 का मतलब क्या है, 7 से कम है, 7 से कम मतलब ये एसिडिक हो गया। और एक एग्जांपल है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, इसका होता है 8, 8 मतलब सॉरी 9 है, 9, 9 मतलब 7 से ज्यादा। तो ये कितना, ये क्या हो गया, इसका नेचर बेसिक, इसका नेचर हो गया बेसिक। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे कुछ सॉल्ट्स का नेचर एसिडिक है, कुछ सॉल्ट्स का नेचर बेसिक है, कुछ न्यूट्रल है। इस चीज को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे
नेक्स्ट लिखेंगे the acidic nature and basic nature of some salt solutions can be explained on the basis of hydrolysis of salts. हाइड्रोलिसिस का मतलब ही है कि पानी में घोलने का जो प्रोसेस होता है उसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। मैंने ग्लूकोन डी लिया, ग्लूकोन डी को पानी में घोल दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, हाइड्रोलिसिस मतलब किसी भी चीज को पानी में घोल देना। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट नोट करेंगे, यहाँ पर नोट करके इंपॉर्टेंट है the acidic nature and basic nature of some salt solutions. The acidic nature and basic nature of some salt solutions. The acidic nature and basic nature of, बेटा दिखाई दे रहा है सबको ऊपर? यस सर। ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ठीक है जी। The acidic nature and basic nature of some salt solutions can be explained on the basis of some salt solutions can be explained on the basis of hydrolysis of salts. Can be explained on the basis of hydrolysis of salts. इसमें तीन पॉइंट्स आपको लिखवाऊंगा। पहला पॉइंट है द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तीन पॉइंट्स हैं। द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड the salts of strong acids and strong bases give neutral solutions. Give neutral solutions. Give neutral solutions. pH is equal to 7. pH is equal to 7. Second देखिएगा, the salts of strong acids and weak bases. The salts of strong acids and weak bases give acidic solutions. Give acidic solutions. ब्रैकेट में लिखिएगा pH less than 7. Example, है NH4OH। ये क्या है? ये वीक बेस है। ये वीक बेस है प्लस HCl। ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पर एरो में डबल साइडेड बनाना, ऐसे एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। NH4OH प्लस HCl जब इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा? NH4Cl प्लस H2O। तो ये जो NH4Cl बना, ये NH4Cl क्या है? ये है अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन इसका है एसिडिक नेचर। इसका एसिडिक नेचर है।
तो क्या कैसे समझ में आया? बेहद आसान है ना कि भाई अगर हम एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं तभी तो सॉल्ट आ रहा है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस अगर कमजोर है तो जो हमारे पास सॉल्ट आएगा वो हमेशा एसिडिक ही आएगा, क्योंकि एसिड कमजोर, एसिड जो है वो मजबूत वाला था। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो सॉल्ट बनेगा उसका एसिडिक नेचर होगा। इसका उल्टा देख लेते हैं कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड कमजोर है तो फिर बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक होगा उसका नेचर। तो अगला देखते हैं, दो पॉइंट्स तो ये हो गए। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो न्यूट्रल सॉल्यूशन ही बनेगा हमेशा। ठीक है। उसके बाद थर्ड, the salts of weak acids and strong bases the salts of weak acids and the salts of weak acids and strong bases give basic solutions. Give basic solutions. pH greater than 7. Example है NaOH plus H2CO3. NaOH ये है strong base plus H2CO3 ये है weak acid. NaOH plus H2CO3. तो अब आप ये देखिएगा, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब पता है क्या है कि अगर मैं NH4Cl plus H2O कर दूंगा, NH4Cl plus H2O कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा? ये आ जाएगा NH4OH plus HCl आ जाएगा। मतलब अगर ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है। ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि जब NaOH plus H2CO3 हम करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बेसिक नेचर। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या नहीं? तो वो तीन चार एग्जांपल्स मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस में दिए हैं। एसिड्स में भी दे रखे हैं और बेसिस में भी दे रखे हैं, एक बार देखिएगा। ठीक है। उसमें मैंने कैटेगराइज कर रखा है कि जो बेसिस हैं, जो एसिड्स हैं, एसिड में HCl हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, तीनों स्ट्रॉन्ग है। और H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड, ये वीक एसिड में डाल रखा है। और एक एसिड और बताया था CH3COOH। ये पांच ही एसिड है बस जो आपको करना है, इसके अलावा कोई नहीं। और इसी तरीके से आपको बेसिस के भी एग्जांपल दे रखे हैं कि कौन कौन से बेसिस स्ट्रॉन्ग है और कौन कौन से वीक, वो लर्न कर लेना सारा। अब ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया कि pH ग्रेटर देन 7, pH लेस देन 7 और pH इज इक्वल टू 7। तो कभी भी जब सॉल्ट ऑफ pH और जब pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस का क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होता है तो हमेशा जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर न्यूट्रल होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक नेचर होगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड होगा तो जो सॉल्ट बनेगा उसका बेसिक नेचर। ठीक है जी। बस इतना कर लीजिए। इसके बाद कुछ सॉल्ट्स के एग्जांपल्स हैं, वो करना है, थोड़ा सा ही बचा है चैप्टर में, कल करवाता हूँ। सर हाँ जी बोलिए। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन आ रहा है? दोबारा बोलो। सर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन। नहीं नहीं नहीं, वो तो मैंने पहले भी बता दिया था, हट चुका है सिलेबस से। ठीक है। सर तो हमारे में क्वेश्चन दिया था। नहीं, गलत दे रखा है, टोटली गलत दे रखा है। बोल सकते हो टीचर को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। गुड सर इवनिंग। सर गुड इवनिंग सर। CuSO4.5H2O उसमें तो आता है। डॉट 10H2 आता है बेटा लास्ट में उसमें। अच्छा ओके। ओके। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके बाय। थैंक यू सर।